Good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Diksha. Good morning, Nikita. Good morning, Kanishka. Good morning, Reshma. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. Good morning, Divya. Good morning, Anjali. Good morning, Sanjana. Good morning, Sana. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Kashish. Good morning, Sakshi. Good morning, Soumya. कल टेस्ट किस किसने नहीं दिया? गुड मॉर्निंग रितु. गुड मॉर्निंग अजय. आस्था 19 मार्क्स, साक्षी 26, कामिनी 29, दिव्या 29, प्राची. दीक्षा 15 नंबर क्यों आ रहे हैं भाई आपके? नेटवर्क प्रॉब्लम थी. कितनी देर तक थी नेटवर्क प्रॉब्लम संजना? बाद में दे देते. रेशमा आपने भी नहीं दिया. दीक्षा इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं आपके? ये चैप्टर तो इतना इजी है. सर ये चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं था। क्यों? मतलब थोड़ा स्टार्टिंग स्टार्टिंग का पढ़ा था। तो पढ़ लेते ना, आपके पास टाइम तो था. मैंने आपको परसों से बता तो दिया था. फिर क्यों नहीं पढ़ते हो? पढ़ना तो पड़ेगा ना. और अंजलि, अखिला, आपके मार्क्स भी कम है, 19 है. ध्यान से पढ़ो. दीक्षा आज भी इसी वाले चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आज आपके मार्क्स कम नहीं आने चाहिए. ठीक है. ओके। हाँ, तो आज भी शाम को इसी चैप्टर का टेस्ट है, ढंग से पढ़ लो ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए. चलो. तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स में. एंड चैप्टर का नाम, मतलब पूरी यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. 3 चैप्टर है इसमें टोटल. एक तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज वाला है. एक आपका कैपेसिटर, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला है. और कैपेसिटेंस भी उसी में है. और एक और जो है वो है आपका हम्म, तो एक चीज और बतानी थी मेरे को आपको इम्पोर्टेंट, कि जो है कल से जो है मैं इवनिंग वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा कुछ दिन तक. ठीक है. तो कल से जो है सिर्फ मॉर्निंग वाली क्लास रहेगी, 24-25 तक. ठीक है, उसके बाद जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. हाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. अच्छा हाँ, यही दो ही तो हैं. ठीक है, दो ही चैप्टर है. उसके बाद तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है तीसरा. मतलब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को अगर अलग अलग कर दो तो 3 यूनिट बन जाती है. ठीक है. तो 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तो शॉर्ट में पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये बताओ मेरे को, पहले कोई ये बताओ जरा, चार्ज क्या होता है? कोई बताएगा चार्ज क्या होता है? बताओ.
बताओ भाई, चार्ज कभी तो पढ़ा होगा। सर जिसकी वजह से कोई पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे। फोर्स एक्सपीरियंस करे, लेकिन कब करे? मतलब किसकी प्रेजेंस में करेगा? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि दूसरे चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस में जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले, सभी को क्लियरली विजिबल है? यस सर। जी सर। यस सर। तो ये चैप्टर आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। मतलब 12th के जितने चैप्टर्स है ना, उनको पढ़ने में मजा आता है। 11th के तो चैप्टर बेकार से हैं सारे, इतना मजा नहीं आता, क्योंकि 11th में क्या है ना, सारी चीजें अलग अलग है। अब यहाँ पर क्या है ना, सारी चीजों का लिंक होता जाता है। जैसे क्या है कि आपके आधे 12th में आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। और आधे वाले पार्ट में फिर मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, न्यूक्लियर फिजन वगैरह हो गया और ऑप्टिक्स हो गया। तो ये करने में मजा आता है, तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा समझने में। ठीक है, और 11th में जितने चैप्टर्स है ना, उनमें क्या है कि किसी का किसी से लिंक नहीं बन पाता। अब जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हो, फिर उसके बाद फ्लूइड वाला चैप्टर आ जाता है। ठीक है, फिर उसमें बर्नौलीज वगैरह वो सब हो गया। फिर उसके बाद एसएचएम और वेव्स आ गया, अलग हो गया वो बिल्कुल ही। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखोगे तो फिर वो पूरा मैकेनिक्स आता है, उसमें 3 चैप्टर एक जैसे लगते हैं। फिर उसके बाद फिर से ग्रेविटेशन आ जाता है, और फिर उसके बाद जो है वर्क एनर्जी पावर आ जाता है। तो सब बिखरा बिखरा है 11th में। तो 12th में थोड़ा सही है, सिलेबस आसान लगता है। ठीक है, और 12th में आपने अच्छे से पढ़ भी रखा होगा, तो अब इसलिए इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 12th में सभी बोर्ड एग्जाम दे के आए हैं। कोई ऐसे 11th की तरह पास होकर नहीं आया कि जैसे 11th में प्रमोट कर दिया जाता है या पास कर दिया जाता है, कुछ भी करके आ जाओ। तो यहाँ ऐसा नहीं होता, तो इसलिए आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। बाकी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको भेज दूंगा, मैं कल भी भूल गया, आज पक्का भेज दूंगा। वेव्स वाले चैप्टर के, और फिर इसके भी भेज दूंगा। ठीक है, तो इसके भी करते रहेगा। क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करते रहो, भेज मैं दूंगा। तो यहाँ पर पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? देखो, हमने एटम का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर से ही क्या है, चार्ज डेवलप होता है। यानी कि कोई भी आपके पास पार्टिकल है या कोई भी एटम है, उस एटम को हम चार्ज एटम कब बोलते हैं? हमने देखा था ना, कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ा था। तो चार्ज हम उसको कब बोलते हैं? देखो, कोई भी एटम आपके पास है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेफिनेशन है वो आती है एटम से। आपके पास मान लो ये एटम है। ठीक है, इसको हम्म, तो आपके पास मान लो कोई एक एटम है, एंड इस एटम में से क्या हो, आपको पता है कि भाई एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पर बीच में। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर आपके न्यूट्रॉन होते हैं और साथ में प्रोटॉन होते हैं। और बाहर क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हमने एटॉमिक मॉडल्स वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ी है। तो हमेशा ध्यान रखो कि भाई अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कभी भी चेंज नहीं आता नंबर में। चेंज किस में आता है? खाली इलेक्ट्रॉन में आता है। यानी कि जब एटम को एनर्जी आप दोगे, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा, तो वो एटम को छोड़कर बाहर जा सकता है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो कि कहीं पर अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की खाली जगह पड़ी है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई भी एटम है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों तरफ, और अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो आपको पता है न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है, जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वही इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन मान लो अगर 12 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही होंगे, ग्राउंड स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि एटम जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। अब नेट चार्ज डेवलप कैसे होगा? अभी हमने देखा कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप छेड़खानी नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर है। छेड़खानी किससे कर सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन से कर सकते हो। यानी कि किसी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज जाता है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा एटम से तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव प्लस। पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ। ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या पॉजिटिव। फिर क्या हो, एक एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही चार्ज का डेवलपमेंट होता है, ऐसे ही आपके चार्जेस बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही चार्जेस जो है वो बनते हैं। जैसे कि वो वाला एक्सपेरिमेंट आपने कभी ना कभी किया होगा, जैसे अपने हेयर्स में, अपने जो बाल हैं
उन बालों में अगर आपने थोड़ा बहुत जैसे ऑयल वगैरह लगा रखा है या रफ भी है अगर, ठीक है, तो ऑयल मतलब क्या है कि अगर आपने हेयर्स पे क्या करा, कोई प्लास्टिक की चीज को रब करा जैसे स्केल वगैरह, तो आपने देखा कि पेपर जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है। अब वो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब आप रब कर रहे होते हो तो रब करने पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, और एनर्जी की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने एटम्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चार्ज जो है कभी पॉजिटिव बन जाता है, कभी नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, अब चार्ज डेवलप करने के या चार्ज पैदा करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एक तो वो फ्रिक्शन वाला ही हो गया, रब करके, ठीक है, या फिर आपने क्या करा, डायरेक्टली आपने एनर्जी दे दी और उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, तब भी चार्ज डेवलप हो गया। तो जैसे अगर मैं फ्रिक्शन वाला एग्जांपल लूं, तो फ्रिक्शन में मान लो आपके पास ए और बी दो ऑब्जेक्ट हैं जो आपस में आप रगड़ रहे हो, तो रगड़ने पर होगा क्या, जब इनमें फ्रिक्शन डेवलप होगा, इसका मतलब हीट एनर्जी डेवलप होगी। हीट एनर्जी से होगा क्या कि इन दोनों के जो एटम है, तो जितनी आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो क्या होगा, जिसके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने पढ़ रखा है ना, क्या होता है कि जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, तो सपोज आयनाइजेशन एनर्जी में कहता हूं कि ए वाले की कम है और बी वाले की ज्यादा है, तो जब आप इनको घिस रहे होगे, आपस में रगड़ रहे होगे, फ्रिक्शन डेवलप होगा, हीट एनर्जी डेवलप होगी, तो ए वाले एटम में से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर चला जाएगा। ठीक है, और बाहर इसमें से चला गया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, बी वाले पर आकर बैठ जाएंगे, तो बी जो इस तरीके से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ऐसे करके क्या है, हम चार्जेस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बस चार्जेस का फिनोमेना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा, आप मेरे को ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर मास होता है या नहीं होता है, बताओ। अच्छा, डॉपलर से अभी करेंगे, ठीक है, इसके बाद कर लेंगे। बताओ, क्या चार्ज के ऊपर मास होता है, कोई भी क्वांटिटी अगर चार्ज क्वांटिटी, तो क्या उसके साथ मास होता है नहीं होता है, बोलो। सर होता है। होता है, ठीक है, बिकॉज होता है क्या है, सर। चार्ज का मतलब क्या है, खाली इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है किसी भी एटम से, तो मतलब उस बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कोई बताएगा? 9.1 × 10⁻27। क्या 27 क्या, ग्राम या केजी? और 9 की पावर केजी। 21, 10 की पावर 21 नहीं, वो 27 नहीं होता, -27 होता है, क्या होगा, केजी या ग्राम? भाई केजी। रिवीजन कर लो, रिवीजन कर लो। 31 ये होता है आपका केजी में, और ग्राम में करोगे तो -27 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ठीक है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो आप खुद ही सोचो कि भाई दो चीजों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप क्या कर रहे हो, फ्रिक्शन डेवलप कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, और क्या होगा उस टाइम पे आपका, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यानी कि कोई बॉडी चार्ज हो रही है, इसका मतलब उसके मास में भी चेंज आएगा। जैसे मान लो अगर कोई बॉडी पहले न्यूट्रल थी, फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मेरे को ये बताओ कि उस पर मास बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया। बढ़ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया। और अगर मान लो कोई बॉडी पहले न्यूट्रल थी और उसके बाद क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, तो क्या होगा, उसके मास का घटेगा या बढ़ेगा? सर घटेगा। घटेगा। घटेगा, ठीक है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया तभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, क्योंकि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने समझनी है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं एटम में, न्यूट्रल कंडीशन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, बस। तो चार्ज का पूरा खेल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब ये इलेक्ट्रॉन पर बेसिस्ड है, मतलब बेस्ड है, और बाकी प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं होता। कहीं आप सोचो कि भाई पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन होता है, एक्चुअली में प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कमी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के एडिशन को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस का। अब इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइज्ड का देखो मतलब क्या होता है यहाँ पर। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मतलब जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो जब भी आपका चार्ज ट्रांसफर होगा,
तो उस टाइम पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन तो पूरा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज होता है कितना होता है, कोई बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power 19 19? भाई 19 10 की पावर minus 19 कितना ज्यादा होता है, कुछ सोचो ना। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है ना। ठीक है, तो क्वांटाइज का मतलब ये है कि मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आए, बॉडी ए के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्वांटाइज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका चार्ज ट्रांसफर होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में होगा। यानी कि चार्ज या तो एक ट्रांसफर होगा, या दो ट्रांसफर होगा, या तीन होगा, या चार होगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 हो जाए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 1/2 हो जाए, या 3.5 हो जाए, या 2.5 हो जाए, या 2.6 हो जाए। कभी भी चार्जेस जो है वो इस तरीके से जो है डेसिमल वैल्यूज में या फ्रैक्शन वैल्यूज में ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा एक ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आपके होल नंबर्स में जा रहे होते हैं, इसका मतलब है जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो भी होल नंबर्स में होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल के टर्म्स में ट्रांसफर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, ना ही डेसिमल में होगा, क्योंकि डेसिमल का मतलब फ्रैक्शन ही होता है। 2.5 अगर मैं लिख रहा हूं तो अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, कितना आ गया, 5/2 आ गया। तो ये जो है फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, ठीक है, या डेसिमल में नहीं हो सकते, एक ही बात है। तो हमेशा क्या होंगे, होल नंबर्स में, या आप बोल सकते हो इंटीग्रल वैल्यूज में होंगे। ठीक है, होल नंबर भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के साथ अगर साइन भी लगा रहे हो तो वो -1 -2 -3 भी हो सकता है, इसलिए इंटीजर्स बोल देते हैं। ठीक है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब होता है सारे के सारे नेगेटिव होल नंबर्स और सारे के सारे पॉजिटिव होल नंबर्स और साथ में जीरो। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंटीजर्स की फॉर्म में जो है चार्ज आपका ट्रांसफर होता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यही हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज्ड। ऐसा यूनिट ऑफ चार्जेस कूलाम। ठीक है, कूलाम मतलब कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। द मिनिमम यूनिट ऑफ चार्ज विच मे रिसाइड इंडिपेंडेंटली इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई हैविंग अ वैल्यू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम। यानी कि जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ चार्ज है, जो कि या तो अकेले खुद से रह सकती है या फिर किसी बॉडी पर ट्रांसफर हो रही है, वो आपकी वैल्यू ऑफ ई के बराबर होगी, जो कि 1.6 into 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यानी कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा वो या तो मिनिमम जो क्वांटिटी वो कितना होगा, 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन एनी अदर बॉडी इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू एनी। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एनी, यानी कि आपको अगर चार्ज निकालना है, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई किसी बॉडी के ऊपर टोटल 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। और क्यू मेरे को निकालना है कि टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ। मेरे को पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो 5 की वजह से कितना होगा, 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू ई बन जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई। सिंपल सा फॉर्मूला है। कभी भी आपको टोटल चार्ज निकालना हो, आपको दिया हो कि इतने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर हुए हैं, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को उस चार्ज की वैल्यू यानी कि ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद n इज एनी इंटीजर, ये मैंने आपको बता दिया n क्या होता है, इंटीजर होता है। यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी है, कि हमेशा q जो है वो आपका n e के टर्म्स में होगा, जहां पर n इंटीजर है, यानी कि वैल्यू हमेशा इंटीजर ही रहेगी, कभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अगर आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो या तो 1e करोगे, या 2e करोगे, या 3e करोगे, या 4e करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, इट इज एडिटिव इन नेचर, यानी कि चार्ज को आप जो है जोड़ सकते हो, सीधे सीधे आप जो है जोड़ सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी बॉडी के ऊपर 5 +5 चार्ज है, +5 E का चार्ज है, ठीक है, और किसी पर -2 का चार्ज है, तो सीधे सीधे जोड़ दो, +5 -2 मतलब कितना हो गया, प्लस का 3, यानी कि पॉजिटिव का 3 चार्ज है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हो, लेकिन विद साइन करोगे, क्योंकि नेगेटिव साइन अगर है उसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव साइन है मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज अगर आप निकालोगे तो आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन के साथ लोगे और फिर आप ऐड करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही
उसको खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है। और ये इनवेरिएंट होता है एंड रेडिएट्स एनर्जी, तो चार्ज क्या करता है, एनर्जी को भी रेडिएट करता है, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज हो गई, बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ बेसिकली क्या है, आपका चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है, यानी कि चार्ज आपस में बिहेव कैसे करते हैं। तो कुलाम्स लॉ ये कहता है कि भाई अगर आपके पास Q1 और Q2, Q से हम चार्ज को डिनोट करते हैं, Q जो सिंबल है वो चार्ज को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो Q1 और Q2 अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, किसी दो स्टेशनरी पॉइंट पे, मतलब कि अलग अलग पोजीशन पे रखे हैं और स्टैटिक है, मतलब वो हिल ले रहे हैं, उनमें कोई भी वेलोसिटी नहीं है, और फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि इनके ऊपर किसी और चार्ज पार्टिकल का कोई भी असर नहीं हो रहा है, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म में Q1 और Q2, यानी कि जो भी, अगर Q1 के ऊपर कुछ भी फोर्स वगैरह लग रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ Q2 की वजह से लग रहा है, कोई और चार्ज पार्टिकल आसपास नहीं है। और इसी तरीके से Q2 के ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो Q1 की वजह से लग रहा है और कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो फ्री स्पेस का मतलब ये हो गया, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर्क, और Q1 और Q2 है, ये मान लो Q1 हो गया, ये मान लो Q2 हो गया, इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना चाहते हो, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब अट्रैक्शन कब होता है, अट्रैक्शन तब होता है जब चार्जेस ऑपोजिट साइन के होते हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव। और रिपल्शन कब होता है, जब दोनों सेम साइन के होते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्जेस, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालना है। अट्रैक्शन कब होगा बता दिया, रिपल्शन कब होगा बता दिया। वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर के ऊपर, कि चार्ज का जो है नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। F इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। मतलब ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो, परमिटिविटी का मतलब क्या है, परमिटिविटी जो टर्म बना है परमिट से बना है, या परमिशन देना। तो परमिटिविटी का मतलब क्या है कि ये परमिटिविटी ये डिसाइड करती है कि चार्ज जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, ये होता है आपका परमिटिविटी। तो फ्री स्पेस का मतलब होता है कि आप समझो कि वहां पर कोई और पार्टिकल नहीं है, ना तो एयर है ना कोई डस्ट पार्टिकल है, कुछ भी नहीं, मतलब कंप्लीटली क्या है, वैक्यूम है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है कि जो कंडीशन लिए वो किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, या वैक्यूम आप बोल सकते हो, मतलब कोई और पार्टिकल वहां पर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, उसी के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो एप्सिलॉन नॉट किया जाता है, नीचे जीरो लगा देते हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अगर मान लो कोई और मीडियम हो, जैसे मैंने कह दिया कि ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के लिए फिर परमिटिविटी हमको देखनी पड़ेगी कि उसका कांस्टेंट कितना होगा। ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम के लिए। अगर मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई और गैस हमने डाल दी चार्जेस के बीच में, तो उस केस में परमिटिविटी का जो मैग्नीट्यूड है या जो वैल्यू है वो कुछ और हो जाएगा। तो अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये सॉल्व करके आपके पास 9 इंटू 10⁻⁹ आती है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो है ये 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सीधे सीधे इस पर क्वेश्चन पूछ ले जाता है, या फिर क्या पूछ लेंगे, इसकी यूनिट पूछ लेंगे। यूनिट नहीं पूछेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला आप तभी निकाल पाओगे जब आपको इसकी यूनिट पता होगी, ठीक है। और इसी तरीके से k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻⁹ है, ठीक है। कोई ये बताएगा कि k की यूनिट क्या होती है, कोई बता सकता है k की यूनिट। देखो k में जो वैल्यू है न्यू वो, हाँ बताओ क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि k की वैल्यू आप क्या देख रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि 1 के नीचे आएगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1 के नीचे आएगी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, तो जो पावर आपको यहाँ पर दिख रही है उसकी अपोजिट पावर हो जाएंगी ऊपर आके। तो कूलम्ब स्क्वायर दिख रहा था आपको एप्सिलॉन नॉट में, तो वो ऊपर आके क्या हो गया, माइनस कूलम्ब का -2 हो गया पावर। और यहाँ पर क्या दिख रहा था, न्यूटन की पावर -1 दिख रही थी, तो यहाँ न्यूटन की पावर +1 हो गई। यहाँ नीचे मीटर की पावर -2 दिख रही थी, तो यहाँ मीटर की पावर +2 हो गई,
तो ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई। अदरवाइज आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके भी निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर है, K को एक तरफ रख दो, बाकी सारे टर्म्स एक तरफ ले जाओ। K की वैल्यू क्या हो जाएगी, FR स्क्वायर अपन Q1 Q2। तो F क्या है, F की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, R मतलब डिस्टेंस हो गया मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 की क्या हो जाएगी, कुलाम 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 स्क्वायर हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर यूनिट निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब साइलेंट नोट का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, K का क्या होता है, ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आप मेरे को बताओगे कल करके, मतलब नेक्स्ट क्लास में करके बताओगे। ठीक है, या फिर अभी जब ब्रेक होगा तब आप इसको सॉल्व करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना सभी को क्लियर है, कुलाम्स लॉ सभी को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स कौन सा कितना लगेगा उसका मैग्नीट्यूड बताता है। और अट्रैक्टिव कब लगेगा, जब चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे, प्लस माइनस होंगे या माइनस प्लस होंगे। और रिपल्सिव कब लगेगा, जब सेम साइन के होंगे, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, बस। ठीक है, और एक और चीज है यहाँ पर, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में भी देख लो। वेक्टर फॉर्म में अगर इस कुलाम्स लॉ को लिखा जाएगा तो बस यहाँ पर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। ये जो आर देख रहे हो, बेसिकली ये जो आर लिखा है ये आर कैप है। आर कैप क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आर क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर जो होगा बस वो इसके साथ और लगा देते हैं, तो क्या हो जाती है इसमें, ये जो हमारा फॉर्मूला में था इसमें डायरेक्शन मेंशन हो जाती है, और डायरेक्शन अगर मेंशन हो गई तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया, बस और कुछ नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो आप आर कैप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर आर कैप पहले मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि नीचे आर क्यूब लिखा है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे होता है। आपको पता है एफ का जो फॉर्मूला है क्या है, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मैंने कहा कि भाई अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एफ वेक्टर करना है, तो यहाँ पे आप आर कैप लिख दोगे। एक तरीका तो ये हो गया। अब आर कैप की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, कोई बताएगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते थे, वेक्टर में पढ़ा था जब? √R1 + R2 फिर 2R1 R2। रूट R1 कैसे आ जाएगा? अरे यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जो वेक्टर आपको दिया है उसको आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी को तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और किसी वेक्टर को आपने उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपको एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आर कैप जो होता है वो क्या होता है, आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो इसी को अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखूं कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन ये आर स्क्वायर। ठीक है, और ये आर कैप जो है वो क्या बन जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर। ये आर का जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली ये जो वैल्यू है किसकी, आर ही है ना। आर मैग्नीट्यूड लिखो ऐसे करके या आर लिखो, सेम चीज है, दोनों ही मैग्नीट्यूड है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाइड बाय आर हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो एक तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये वाला हो गया। जब आप नीचे आर स्क्वायर ले रहे हो तो वहां आर कैप आएगा, जब नीचे आर क्यूब ले रहे हो तो वहां आर वेक्टर आएगा। क्या सभी को समझ आ गया ये? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बस यही आता है, या ऑप्शन में दिया होगा कि भाई इसमें से बताओ कौन सा वेक्टर फॉर्म है कुलाम्स लॉ का, बस वो आपको ऑप्शन लगा देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r इन अ मीडियम। अब ये कह रहे हैं कि कोई अगर मीडियम प्रेजेंट है, यानी कि फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहे, वैक्यूम की बात नहीं कर रहे, वैक्यूम के लिए जो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया था उसको बस यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो अब हम मीडियम की बात कर रहे हैं कि मान लो दो चार्जेस के बीच में ऑक्सीजन गैस है, एयर है, नाइट्रोजन है। एयर के लिए भी लगभग लगभग वैक्यूम वाली ही वैल्यू मानते हैं, तो एयर को मत कंसीडर करना। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कोई भी गैस हमने बीच में रख दी, ठीक है, अब फ्री स्पेस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपका यहाँ पर एप्सिलॉन से चेंज हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन किसका होगा, ये उस मीडियम का होगा। एप्सिलॉन क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसका रेशियो निकालते हैं, यानी कि एफ वैक्यूम और एफ मीडियम, यानी कि एक मैंने फोर्स की वैल्यू वो करी जो वैक्यूम में होती है, और एक मैंने वो करी जो फोर्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में होता है। तो अगर मैं इसको करता हूं तो वैक्यूम में कितना होगा, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मीडियम में कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 सेम रहेंगे, R सेम रहेगा, 4 पाई सेम रहेगा, 1 सेम रहेगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये जो आपको रेशियो मिलता है ये कितना मिला, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता है। ये रिवर्स हो जाएगा रेशियो, ठीक है। ये रिवर्स कैसे हुआ, ऐसा था ना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे जो था वो क्या था, सॉरी Q1 Q2 है यहाँ पर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये आया 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन Q1 Q2, तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम एप्सिलॉन रिलेटिव कहते हैं, आर लगा देते हैं नीचे। और ये एप्सिलॉन रिलेटिव जो है इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी के अकॉर्डिंग इसकी परमिटिविटी कितने गुना है या कितनी ज्यादा है, ये चीज हमको यहां से पता चल जाती है। क्योंकि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब आप कर रहे हो इसका मतलब है कि मीडियम की जो वो है परमिटिविटी, उसको अगर आप फ्री स्पेस वाली से करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि फ्री स्पेस के टाइम्स, मतलब फ्री स्पेस से कितना गुना ज्यादा या कितना गुना कम जो है इस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी है। और इसी को हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं, एप्सिलॉन आर, और इसी को हम कैपिटल के भी बोल देते हैं। और ये क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है, ठीक है, आया समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या हुआ, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि एप्सिलॉन आर जो कि कैपिटल के भी है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इससे आपको पता ये चलता है कि फ्री स्पेस के कंपैरिजन में किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितने गुना है, कितने टाइम्स है, बस ये बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस पर बेस वैसे क्वेश्चन तो नहीं आते, खाली स्टेटमेंट वगैरह में कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जैसे सुपरपोजिशन हमने वेव्स में पढ़ा था कि भाई कोई भी दो वेव्स हैं तो उनका सुपरपोजिशन कैसे होता है। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी कि मान लो कोई यहाँ पर एक चार्ज है मेरे पास Q, ठीक है, ये O पॉइंट पे मान लो कोई चार्ज है Q, अब इसके चारों तरफ मैंने कुछ और चार्जेस बना दिए, Q1 बना दिया, Q2 बना दिया, यहाँ पर Q3 है, यहाँ पर Q4 है, इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है किस काम आता है, यानी कि ये जो Q चार्ज आपको बीच में दिख रहा है, ये जो बीच वाला Q चार्ज दिख रहा है, इस पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, Q2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, Q3 का कितना लग रहा है, Q4 का कितना लग रहा है, इन चारों का रिजल्टेंट कितना होगा। क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते, स्केलर क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो तो आपको पूरा रिजल्टेंट मिल जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है किसी वेक्टर क्वांटिटी का तो आपको उसके लिए वेक्टर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा था ना कि दो वेक्टर का जो है रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, उस टाइप का। तो इसी तरीके से रिजल्टेंट फोर्स जो है आप मल्टीपल चार्जेस की वजह से इस तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे कि q फोर्स की वजह से वेक्टर इधर बन गया F4, ठीक है, q1 की वजह से मान लो इधर की तरफ ऐसे करके बना, ये F1 हो गया, और F2 का मतलब क्या है कि इधर की तरफ हो गया F2 फोर्स Q2 चार्ज की वजह से, और Q3 की वजह से F3 जो है वो इधर हो गया। तो इन चारों का जो रिजल्टेंट है एज पर देयर डायरेक्शन, उसी को हम क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। बस इतना समझना है, बाकी क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, इट इज द रीजन सराउंडिंग an electric charge or a group of charges in which another charge experiences a force. Its unit is Newton per coulomb, it is vector quantity. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई चार्ज है यहाँ पर, ये Q चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इसकी पावर कितनी दूर तक फैली हुई है, ठीक है, कितनी दूर तक फैली हुई है। तो मान लो मैंने कहा कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके की है, मतलब ये जो मैं ब्लू कलर से लाइन बना रहा हूं, इतनी दूर तक इस चार्ज की पूरी क्षमता है या कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है कि ये जो फील्ड आपको दिख रही है, इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा।
जैसे मान लो अगर ये Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो मैं क्या करता हूं, इधर से कोई नेगेटिव चार्ज लेकर आता हूं, तो ये Q क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा या दूर फेंकेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइन के चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही हुआ कि भाई कोई भी एक ऐसा चार्ज है, अगर आप उसके एरिया में आ रहे हो दूसरा चार्ज लेके, तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। यानी कि इसका जो एरिया बन गया वो इतना एरिया है। इस एरिया में जैसे ही कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा, जैसे मान लो सेंटर में हमने क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है, तो पॉजिटिव ही अगर आएगा तो क्या करेगा, उसे धक्का मार के दूर फेंकेगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा इस एरिया के अंदर तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा है -Q, तो इस पर इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमा वहीं तक है, जो ग्रीन शेड में आपको दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं ले आऊं इस माइनस चार्ज को, तब भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ले आऊंगा -Q को, तो ये अपनी तरफ इसको खींच लेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इट इज द रीजन सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज और अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। यानी कि एक ऐसी फील्ड जिसमें आप दूसरा चार्ज अगर लेकर आ जाओ, तो वो उस पर क्या लगाने लग जाएगा, फोर्स लगाने लग जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, F/Q। ये लिखा भी नीचे, वैसे आप इसका फॉर्मूला लिख लो, F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि कोई आप चार्ज अगर लेकर आते हो तो उस पर कितना टोटल फोर्स किसी एक चार्ज की वजह से लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, आया समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो तो अभी जो है ब्रेक लेते हैं जरा। एंड आप तब तक क्या कर लो, ये जो कैपिटल के था कूलम्स लॉ में और जो एप्सिलॉन नॉट है, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके रखो। ठीक है, और वापस से जो है 10:50 पर ज्वाइन करेंगे, 10:50 अभी 8 मिनट बाद। ठीक है, इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के रखो, और कोई चीटिंग नहीं करेगा, अपने अपने हिसाब से करेंगे सब।